Good morning. I am Jeet Verma and today we will be solving the third assessment. तो जो थर्ड असेसमेंट है वो इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगते हैं डेटा साइंस के लिए वो इसके अंदर है। लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो हम पढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, दिस इज द क्वेश्चन वन वी है। Machine learning techniques are classified into supervised and unsupervised learning based on the availability of labeled data. The difference is fundamental because it completely changes the goal usage behavior and algorithm. ओके, तो कह रहे हैं मशीन लर्निंग जो टेक्निक है वो दो पार्ट में बांटी गई है, एक सुपरवाइज और एक अनसुपरवाइज लर्निंग में। और वो उस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबल डेटा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। द डिफरेंस इज फंडामेंटल बिकॉज, जो डिफरेंस है वो बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा अनसुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इट वुड बी वेरी डिफरेंट। तो हम चालू करते हैं पढ़ना। अब वी हैव दिस, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज एक्चुअली नॉट। डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है पर वो बिल्कुल भी नहीं है। सुपरवाइज लर्निंग को बस इस तरीके से याद रखो कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, तो हम उसको डेटा फीड करते हैं और उस डेटा के बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमको लेबल्ड डेटा से ट्रेन करते हैं। हम जो हमारा मॉडल होता है उसको हम लेबल्ड डेटा से ट्रेन करते हैं। ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में उसका अपोजिट होता है कि हम लेबल्ड डेटा से ट्रेन नहीं करते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बेस्ट हर चीज के। अब जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग की बात करें अपन, तो ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन के लिए काम आएगी सबसे ज्यादा। और प्रिडिक्शन किस चीज का प्रिडिक्शन करने के लिए? न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर क्लासिफाइंग समथिंग इनटू कैटेगरीज। हम ये पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, विच इज लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वो बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के? एक डेटा सेट गिवन है हमको। ठीक है। इमेजिन बैंक वांट्स टू क्रिएट अ सिस्टम, बैंक को एक सिस्टम बनाना है जिसमें लोन एप्लीकेंट है वो लोन देंगे। ठीक है, जिन्होंने लोन लिया है वो लोन देंगे, और नहीं लिया तो वो डिफॉल्ट पे रहेगा, और क्या। तो डेटा सेट हमने क्रिएट किया। इनकम कितनी है उस इंसान की, क्रेडिट स्कोर कितना है, एम्प्लॉयमेंट ईयर कितने हुए उसको काम करते हुए, एज कितनी है उसकी, एग्जिस्टिंग लोन्स, पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है। तो ये जो हमने देखा ना, ये सारे ये एक्चुअली लेबल थे। अब इनमें बहुत सारे लोग आएंगे जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये लेबल डेटा हो गया। ठीक है। और अगर इस डेटा के ऊपर हमको ट्रेन करना है ना सुपरवाइज, तो हम सुपरवाइज लर्निंग की हेल्प से ट्रेन करेंगे कि ये इंसान की इनकम इतनी है। और अगर अपन सिर्फ दो क्राइटेरिया ही देखें कि इनकम इतनी और पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री इतनी है, इसने लोन दिया कि नहीं दिया, क्रेडिट स्कोर कैसा है, उन सब चीज़ों से हम बता सकते हैं कि इस इंसान जो जिसको लोन चाहिए, कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन लेवल्स के बेसिस पे। तो ये नॉर्मल सुपरवाइज लर्निंग होता है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे कि पहले तो हमने कह दिया कि लेबल से सीखता है, पर अब हम कह रहे हैं कि मॉडल को हम बिना लेबल वाला डेटा दे रहे हैं, तो वो कैसे पता लगा पाएगा या कुछ भी कैसे प्रिडिक्ट कर पाएगा? वेल दैट्स अ कैच। हम प्रिडिक्ट इसमें अभी के लिए तो नहीं करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको बहुत सारा डेटा दे दिया, वो खुद उसको कैटेगरीज में डिवाइड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ समझाता हूँ कि हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। वही सबसे अच्छा तरीका होता है डीएस में कुछ भी करने। रियल लाइफ एग्जांपल देख लें। तो हमने पढ़ा कि इसमें जो डेटा का लेबल होता है वो नहीं होता है। तो हम पहले अपना एग्जांपल देखेंगे फिर रियल लाइफ देखेंगे। तो अपना एग्जांपल ये है, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं रैंडम। ठीक है। या फिर एक ही डेटा सेट में बहुत सारी इमेजेस इमेजेस दी है, फिर टेक्स्ट भी दिया है, फिर ऑडियो भी दे दी, मतलब बहुत सारा डेटा डाल दिया हर जगह से।
तो जब हम उसको मॉडल पे रन करेंगे तो मॉडल उस डेटा को कैटेगराइज कर देगा। ठीक है, जो अनसुपरवाइज लर्निंग वाला मॉडल होगा वो उनको कैटेगराइज कर देगा कि ये इमेजेस में है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। A retail store wants to understand customer behavior but has no label from customer. Dataset include total spending, frequency of visit, preferred product category, time spent in store and number of item purchased. So एक रिटेल स्टोर ओनर है, वो कस्टमर बिहेवियर को समझता है पर लेबल नहीं रखा उसने, कस्टमर लेबल नहीं है, नो लेबल फ्रॉम कस्टमर। उसको पता है कि टोटल स्पेंडिंग इतनी, ये इंसान इतनी फ्रीक्वेंट विजिट करता है या जो भी करता है। तो जस्ट बाय दिस, अब जैसे कि के मीन्स एक क्लस्टरिंग में वो होती है, एक मॉडल होता है के मीन्स डेटा साइंस के अंदर, जो अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था उसमें सुपरवाइज में कि मैंने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की थी, ऐसे इसमें के मीन्स की बात की है। अब मैंने बोला कि जो हाई वैल्यू कस्टमर है ना, उनका एक क्लस्टर बना दो, क्योंकि उसके पास कस्टमर का डेटा नहीं था। उसको पता है कि ये कस्टमर इतनी स्पेंडिंग करता है, ये इतना करता है, पर उसको कस्टमर का खुद का डेटा नहीं था कि नाम ये है, वो ये कुछ भी नहीं था। तो जो के मीन्स मॉडल हमने चलाया, अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल हमने चलाया, तो उसने 3 ग्रुप्स में बाँट दिया कि एक जो कस्टमर जो हाई वैल्यू कस्टमर है, जो महँगी-महँगी चीज़ें ले जाता है, ठीक है? फिर क्लस्टर 2 जो ओकेजनल बायर है, जो कभी-कभी आता है और चीज़ें ले जाता है। और एक डिस्काउंट ओनली बायर है, जो सिर्फ़ डिस्काउंट मिलता है तभी खरीदने आता है, राइट? तो एक आइडिया लग गया हमको अनसुपरवाइज लर्निंग का। अब हम कोर डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये लेबल डेटा यूज़ करता है, ये अनलेबल्ड डेटा यूज़ करता है। ये गोल इसका प्रिडिक्शन होता है, इसका पैटर्न डिस्कवरी होता है। ठीक है, और अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड में ये भी बड़ा डिफरेंस होता है कि जो सुपरवाइज्ड होता है ना, वो प्रिडिक्शन देता है। और अगर अपन बहुत ज़्यादा डेटा की बात करें ना, तो हम अनसुपरवाइज्ड ही प्रेफर करते हैं। कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा पास डेटा होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही होती है कि वो अनलेबल्ड हो, कि लेबल नहीं हो उस पे। तो अगर हमको कोई पैटर्न फाइंड करना हो तो हम अनसुपरवाइज्ड यूज़ करते हैं उस डेटा को लेके। ठीक है, तो एग्जांपल इसका स्पैम डिटेक्शन, कि ये ईमेल में जो मेल आया है, वो मेल में जो ईमेल आया है, सॉरी, वो स्पैम है कि नहीं है। या कस्टमर सेगमेंटेशन जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था वही। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड एस हाइपोथेसिस। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या पूछा, एक हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है और फाइंड एस क्या होता है। हमको एक डेटा सेट दिया है, ट्रेनिंग इंस्टेंस दिया है हमको ये, ठीक है। उसके बेस पे हम फाइंड एस एल्गोरिथम लगाएंगे। पर हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं हाइपोथेसिस स्पेस को 2 पार्ट में, हाइपोथेसिस और स्पेस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम कुछ भी अज्यूम करते हैं या कुछ भी, और स्पेस मतलब सैंपल स्पेस, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में देखते हैं कि सारे। तो हाइपोथेसिस स्पेस मतलब सारे जितनी भी हाइपोथेसिस बन सकती है उसके अंदर वो सारी। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ लो अपन, द हाइपोथेसिस स्पेस द सेट ऑफ ऑल कैंडिडेट हाइपोथेसिस दैट लर्नर माइट कंसीडर फॉर मैपिंग इनपुट टू आउटपुट। मतलब सारी हाइपोथेसिस स्पेस मतलब सारी। जैसे हम कॉइन के केस में बात करते हैं कि अगर कॉइन अपन उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। अगर 2 कॉइन उछालेंगे तो टोटल कितनी आउटकम बनती है हमारे पास, 4 बनती है। अगर 3 उछालेंगे तो 8 बन जाती है। तो इसी तरीके से ये हाइपोथेसिस स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके पीछे का है। ठीक है, अब हम फाइंड एस एल्गोरिदम का ट्रेनिंग सेट दिया है, हम फाइंड एस एल्गोरिदम लगाएंगे। तो ये एक्चुअली टेबल है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया है अपने को कंट्री का नाम, जो कार है उसका नाम, कलर, किस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, और वो कार कैसी है, मतलब टाइप क्या है, इकोनॉमी टाइप है, स्पोर्ट्स टाइप है, कैसी है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ, और फाइंड एस एल्गोरिदम में कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखने की है, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड एस एल्गोरिदम में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर नेगेटिव है तो हटा दो, वी डोंट टॉक अबाउट नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो 2 और 3 को हमने पहली, 2 और 4 को हमने पहले हटा दिया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब ये एल्गोरिदम इस तरीके से काम करती है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये है,
और जब हम हाइपोथेसिस स्पेस बनाते हैं तो वो कुछ ऐसी बनाते हैं, टोटल 5 है इसके अंदर। तो हम स्पेस इक्वल्स टू 5,5,5,5, ठीक है। तो हम पहली स्टेप पे हैं, तो पहली स्टेप पे तो यही रहेगा। तो ये जो ब्रैकेट है पांचों में, उसमें यही आ गया पहली स्टेप में, यही सेम, ठीक है। अब जब हम दूसरे उस पे गए, तो फाइंड एस में ऐसा होता है कि जब कोई चीज चेंज होती है तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। बस सिंपल, कोई चीज चेंज होती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात खत्म। तो हम यहाँ पे थे, हम एक नीचे गए जो कि थर्ड था, हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो कि क्या था, थर्ड था, जो कि ये है, राइट, जो कि ये है। तो हम देख रहे हैं कंट्री तो सेम है, पर ये कार चेंज हो गई, तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये उस एल्गोरिदम की दूसरी स्टेप, पहली स्टेप थी नेगेटिव चीजें नहीं लेनी है, ठीक है। और दूसरी स्टेप थी अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको आप क्वेश्चन मार्क से जनरलाइज कर दो, मतलब एक्सचेंज कर दो उसको क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी ये कंपनी बदल गई, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कलर ब्लू। ये ईयर चेंज हो गया, ईयर पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके। लाइक यहाँ पे हमने लिखा है इकोनॉमी, इकोनॉमी ही है, तो वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमारे पास जो हमारा सैंपल स्पेस था, वो अब ये बन गया है, जापान, जापान क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क इकोनॉमी, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, जो नेक्स्ट इटरेशन है हमारा, जो कि फिफ्थ वाला होगा, हम फोर्थ वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो कंट्री कंट्री अगेन ये चेंज हुई, तो क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, कलर भी चेंज हुआ, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास ये बचेगा, सैंपल स्पेस जो है हमारी एंड में ये बचेगी हमारे पास, जापान क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इकोनॉमी। और जो जिस तरीके से काम करती है ना, उसका ये रहा डायग्राम, कि आप इनिशियलाइज करो जो हमारा सैंपल स्पेस है उसको, फिर जो पॉजिटिव एग्जांपल है आपको वही लेना है, ले लिए। एट्रीब्यूट चेक करो, अगर चेंज होता, एट्रीब्यूट चेक करो, अगर हाइपोथेसिस वैल्यू के इक्वल है तो वापस पीछे चले जाओ, नेक्स्ट इटरेशन पे देखेंगे, अगर नहीं है तो उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दो। ये थी हमारी फाइंडनेस के एल्गोरिदम। अब बात करते हैं ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट और क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट, ये तीन नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि ट्रेनिंग सेट वो सेट है जिससे हम मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट सेट वो है जिससे मॉडल को टेस्ट करने वाले हैं। तो वैलिडेशन सेट कहाँ से टपक गया, तो अब देखते हैं अपन क्या है वैलिडेशन सेट, कि ये दोनों तो वही डेफिनेशन है, हमको ये देखना है। Validation set is used during the model development, testing, model development, not for training, not for final testing. Its purpose is to tune hyperparameters. Okay. तो ये क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है कि एक साइड पे हमारे पास है ट्रेनिंग सेट, एक साइड पे टेस्ट सेट। अब इनके बीच में हमने एक बना लिया वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन सेट के अंदर तो अभी तो खाली है सेट, 70% मॉडल हम लेट्स से हम ट्रेन कर रहे हैं, डेटा जो डेटा है हमारे पास 70% मॉडल उससे ट्रेन कर रहे हैं, और 30% हम टेस्ट करेंगे 30% डेटा से। तो जब मॉडल ट्रेन कर रहा है खुद को, तो हम वैल्यू सेट कर सकते हैं खुद। वो जो वैलिडेशन सेट है उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसको ट्यून हाइपर पैरामीटर्स करने होते हैं, कि जो डेटा है वो भी उसके अंदर आता रहता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ये बस थोड़ा ऊपर से देख लें, फिर अपन क्रॉस वैलिडेशन साइट ही पढ़ेंगे तो बहुत लाइक बेस्ट, ठीक है। बस अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जब क्रॉस वैलिडेशन सेट पढ़ेंगे बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। इसको बस इस चीज से हम याद रखते हैं कि जो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उनको ट्यून करने के लिए वैलिडेशन सेट का काम होता है। और जैसे कि लर्निंग रेट, बैच साइज, के एन एन, इन सब में यूज होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है के एन एन से रिलेटेड वाला। अगर के की वैल्यू 1 है, अब ये क्या है, क्या बोल रहे हैं कि अब मैंने आपको बताया था वैलिडेशन सेट बीच में, तो अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक बार का जो डेटा है वो इसमें आएगा, कुछ परसेंटेज का डेटा है वो इसमें आएगा, उसमें अपन चेक करेंगे
कि अब मैंने जो वैलिडेशन सेट वाला है, डेटा सेट है जो हमारा बचा हुआ है, वो ट्रेनिंग सेट और दिस, अब इसमें से अगर हमने लिया तो ट्रेनिंग सेट में से कम हो जाएगा, अगर कुछ डेटा हमने वैलिडेशन सेट में डाला ट्रेनिंग सेट से कम हो जाएगा, तो हम वही उसको अरेंज करेंगे बार बार। अगर सिर्फ एक बार करेंगे तो मॉडल को उस ट्रेनिंग डेटा की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, वो टेस्ट डेटा पे जब हम रन करेंगे तो चलेगा नहीं, उसको ओवरफिट कहते हैं। जब अगर केस 100 कर दिया, मैक्स कर दिया कि मतलब जो पूरा डेटा है वही वैलिडेशन वैलिडेशन सेट में आ रहा है, वैलिडेशन डेटा सेट में आ रहा है पूरा डेटा, तो मतलब ये तो वही हो गया ना कि ट्रेन किसके बेसिस पे कर रहे हो, तो वो अंडर फिट हो गया कि यार बहुत ही सिंपल है तुम्हारा मॉडल, तो ना एक्यू ना ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा, ना टेस्ट डेटा पे अच्छा। ठीक है, तो टेस्ट डेटा अब क्रॉस वैलिडेशन सेट। अब इसमें क्या होता है, ये मोर रिलायबल टेक्निक होती है सिंगल वैलिडेशन स्प्लिट से। जो हमने यहाँ पे सिंगल वैलिडेशन स्प्लिट किया था जिसमें हमने के को 1 रखा था और के को 100 रख दिया था डायरेक्ट, वैसा नहीं होता ये। अब ये कहता है कि यूजुअली 5 या 10 पार्ट में बांट देता है। ऐसे कि हम ये एग्जांपल दिया है, हम इसे समझेंगे। डेटा सेट है जिसमें 100 सैंपल्स हैं, तो हमने उसको 5 ग्रुप में बांट लिया। ठीक, हम ट्रेन कैसे कर रहे हैं, हम 5 बार ट्रेन करते हैं उसको। ठीक है, हम 5 बार ट्रेन करते हैं, हम 80% डेटा पे ट्रेन करते हैं और 20% टेस्ट पे ट्रेन करते हैं। पर ऐसा होता है कि हम ये चेंज करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अब 5 ग्रुप्स में आ गया है, स्प्लिट इनटू 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में हम स्प्लिट कर चुके हैं, तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज आ गई है। और हम उस पॉसिबिलिटी का जब मीन निकालेंगे ना, तो अपने को एवरेज एक्यूरेसी पता चलेगी। जो हम पांचों है, जैसे कि एक बार हमने ये जो डेटा है पांचों ग्रुप का, जो 20-20 का डेटा बना हुआ है, वो एक बार की डेटा 20 वाला है। जो डेटा हमने बनाया है, जो वैलिडेशन सेट में डाला है, उसके 5-5 हम 5, जैसे हमने के की वैल्यू 5 ली है तो 5 फोल्ड बन जाएंगे, के फोल्ड बोलते हैं जिनको। तो वो 5 हमको 5 अलग अलग एक्यूरेसी के पॉइंट मिलेंगे कि अगर ये वैलिडेशन सेट है, अगर ये टेस्ट सेट अगर इतना है तो ये इतनी एक्यूरेट है, ये इतनी एक्यूरेट है, ऐसे करके 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। उन पांचों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कॉल रिकॉल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से गिवन होता है। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक्चुअल और प्रिडिक्टेड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अपने को दी होती है, कि मॉडल ने ये प्रिडिक्ट की तो ये सही प्रिडिक्ट की। अगर मॉडल ने सही प्रिडिक्ट की और वो एक्चुअल में भी सही है तो उसको टीपी कहते हैं। अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट नेगेटिव करी और वो नेगेटिव है तो उसको ट्रू नेगेटिव कहते हैं। अगर वो एक्चुअल में नेगेटिव है पर उसको मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट करी, एक्चुअल में पॉजिटिव है पर उसको मॉडल ने नेगेटिव वो किया, तो एफ एन हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव। सेम एफ पी, तो एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। टोटल इंस्टेंस आपको प्लस करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं फॉर्मूले से। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है टीपी प्लस टीपी प्लस टी एन अपॉन टोटल, इसमें से देखो और पुट कर दो। प्रिसीजन सेम, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी, ये प्रिसीजन होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये यहाँ पे आ गया, सिंपल फॉर्मूला है। रिकॉल, रिकॉल क्या होता है, सेंसिटिव वर्ड ट्रू पॉजिटिव रेट, सेंसिटिविटी वर्ड ट्रू पॉजिटिव रेट। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मल फॉर्मूले में रख दो। अब एरर जो होती है वो टाइप 1 और टाइप 2 होती है। अगर टाइप 1 की बात करें तो वो एफ पी, ये फॉर्मूला होता है उसका। और टाइप 2 की बात करें फॉल्स नेगेटिव रेट की, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखो फॉर्मूला। F1 हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। ठीक है, ये F1 स्कोर कहते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब
इवेल्युएशन मॉडल के आप इन्हीं से करते हो, उन सब चीज़ों से ही करते हो। सेंसिटिविटी रिकॉल के बराबर होती है। ओके, स्पेसिफायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी था इसके साथ कि प्रिसीजन या रिकॉल एक्यूरेसी से समटाइम्स बड़े कैसे आ जाते हैं। तो एक्यूरेसी कैन बी मिसलीडिंग विद क्लास इनबैलेंस। एक्यूरेसी मिसलीडिंग हो सकती है। सपोज डिसीज प्रेवलेंस इज 1%, डिसीज 1% हो रही है कि मतलब एक पॉजिटिव है 100 में से, तो नेगेटिव विल हैव 99% एक्यूरेसी। दैट क्लासिफायर ऑलवेज प्रिडिक्ट, तो वो ऑलवेज प्रिडिक्ट क्या करेंगे कि नेगेटिव 99% है, पर 0% रिकॉल आया, मतलब इट मीन्स ऑल डिसीज पेशेंट, मतलब जितने भी, मतलब अपन कह दे रहे हैं एक तरीके से कि अपन अगर मान लें कि 1% लोगों को है ना, 100%, 100 लोगों में से अगर 1% लोगों को है, तो जब अपन उसको प्रिडिक्ट करते हैं ना कि नेगेटिव कितने, तो वो 99% बताएगा, पर वो डिसीज पेशेंट मिस कर देता है। इसलिए देखिए, एक एग्जांपल इसमें भी है, प्रेसिडेंट टेल्स हाउ मेनी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यूज आर करेक्ट, कितनी पॉजिटिव वैल्यू करेक्ट होती है, एंड यूजफुल व्हेन फॉल्स पॉजिटिव आर कॉस्टली, स्पैम फिल्टर मिसलेबल, ये एग्जांपल है इसका, ये भी एग्जांपल है हमारा, पढ़ लो, जैसे कुछ वो नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए अपन, डायमेंसिटी रिडक्शन इन मशीन लर्निंग, compare and contrast the feature extraction and the feature selection as two approaches dimensity reduction and provide example of technique of each। important डायमेंसिटी रिडक्शन के इंपॉर्टेंट बताना है। अब डायमेंसिटी रिडक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो अपन ये मान लें कि वो इतना काम करता है कि हमारे पास बहुत सारे फीचर होते हैं। जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फीचर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इनपुट फीचर हमारे पास बहुत सारे होते हैं डेटा सेट के अंदर, तो जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा दो और उन्हें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखो। ये काम होता है डायमेंसिटी रिडक्शन का मेन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओवरफिटिंग रिड्यूस करता है। अब ओवरफिटिंग क्या होता है, जब मॉडल में, एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल, सब इसकी डेफिनेशन छोड़ो, अपन एग्जांपल लेते हैं, वही सबसे अच्छा है। एक बच्चा एक क्लास में जिसने पूरी बुक रट दी, इतने अच्छे से पढ़ा पूरी बुक, पर एक क्वेश्चन किसी टॉपिक पे दे दिया, वो टॉपिक बुक में था पर वो क्वेश्चन नहीं था, तो जिसने पूरी बुक रटी थी ना वो क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो ओवरफिटिंग का ही एक एग्जांपल है एक तरीके से, कि जो ट्रेनिंग, जो मॉडल है उसको ट्रेनिंग डेटा की ही आदत लग जाती है। जब टेस्ट डेटा पे डालते हैं ना तो वो ट्रेनिंग डेटा को एक्यूरेट बता रहा है 90%, पर जब टेस्ट डेटा पे डाला अपन ने टेस्ट करने के लिए उस मॉडल को, तो वो ऐसा हो रहा है कि 40% एक्यूरेसी, 50% एक्यूरेसी, तो ऐसा मॉडल स्पीड भी इम्प्रूव होती है, फीचर कम कर रहे हैं, स्पीड फास्ट हो गई। रिमूव कर्स ऑफ डायमेंसिटी, अब जितनी ज़्यादा डायमेंसिटी होगी उतनी लाइक एल्गोरिथम पुअरली बिहेव करेगी, डेटा स्पार्स बनता जाएगा। विजुअलाइजेशन हम बेटर कर पाएंगे उस डेटा का। मल्टी कोलिनैरिटी रिमूव करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा हमारे मॉडल के अंदर। और पीसीए, पीसीए का भी यही काम होता है। पीसीए कंबाइन देम इनटू फ्यूअर इंडिपेंडेंट फीचर। जब हम फीचर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना तो पीसीए आता है, जो कंटिन्यूअस डेटा वाली कैटेगरी में आता है पीसीए। इसमें भी वही सेम ही चीज है, जैसे डायमेंशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, सेम है। बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही फीचर रखेगा। अब अप्रोचेस टू डायमेंशन रिडक्शन, दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, आप तो फीचर सिलेक्शन कर लो या फीचर एक्सट्रैक्शन कर लो। हाँ, तो ये फीचर हम रखेंगे बिना बदले उनको, वो या तो वो सिलेक्ट कर लो या फिर तुम निकाल दो फीचर। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करने वाले पढ़ते हैं अभी। फिल्टर मेथड बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, तो ऐसे ची स्क्वायर टेस्ट, वेरिएंस थ्रेशोल्ड, इन सब के बेस पे फिल्टर मेथड रहती है, वो बोलती है कि ये ठीक है, ये फीचर जरूरी है। एग्जांपल देख लेते हैं। मेडिकल डायग्नोज सिलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लाइक ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज लेवल।
है ना, वही है सिंपल, कोई इतना वो नहीं है। अब रैपर मेथड क्या है? टेस्ट डिफरेंट फीचर सबसेट यूजिंग मॉडल। अब डिफरेंट फीचर टेस्ट कर लो तुम, डिफरेंट फीचर सबसेट टेस्ट कर लो तुम मॉडल को यूज करते हुए, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या डालना है। अगर वो इम्पोर्टेंट होगी तो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो लोन अप्रूवल मॉडल सिलेक्ट टॉप फैक्टर्स, जैसे कि इसको लोन चाहिए तो सबसे टॉप फैक्टर क्या होंगे कि लोन कभी इसने रीपे किया है, अच्छे से किया है, इनकम क्या है, इसकी क्रेडिट स्कोर क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट फीचर वैसे ही वेरीफाई मेथड है। तो डिफरेंट फीचर टेस्ट कर लो मॉडल के साथ में, मॉडल को यूज करके। एम्बेडेड मेथड क्या होता है? मॉडल सिलेक्ट फीचर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो मॉडल खुद ही सिलेक्ट कर लेता है फीचर की इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक रैंडम फॉरेस्ट का, कर सकते हैं इसको। अब फीचर एक्सट्रैक्शन, अगर क्रिएट अ न्यू फीचर बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग वन, या फीचर निकाल रहे हैं अपन इसमें, ठीक, फीचर निकाल रहे हैं या हमको चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पीसीए मैंने बताया था डैमेज रिडक्शन के टाइम पे, जब हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, बहुत सारे फीचर है उनको कम कर देता है, जो इंपॉर्टेंट है वही रखता है। अब लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशन रिड्यूस करता है, क्लास सेपरेशन बढ़ाता है, मॉडल के लिए अच्छा ही है। और नॉन लीनियर मेथड को विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा कर देता है ये, टीएसएनयू और यूमैप। बायोलॉजिकल डेटा या विजुअलाइजिंग कस्टमर क्लस्टर आसान हो जाता है। ऑटो इनकोडर न्यूरल नेटवर्क, अब लर्न कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि सेम न्यूरल नेटवर्क है, ऑटो इनकोडर्स वाला, वो नेटफ्लिक्स भी यूज करता है। ठीक है, की पॉइंट इसके ये है कि ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फीचर बनाता है, इससे पावरफुल इमेज ऑडियो टेक्स्ट जनरेट हो सकती है, मतलब उन चीज़ों के लिए बनाता है, ये मान के चलो अपन। ये इसके डिफरेंस हैं फीचर और इसके। ये बेस्ट फीचर सिलेक्ट करता है, और फीचर एक्सट्रैक्शन अगर इसको ये न्यू फीचर डालता है या उसको में चेंज करता है, ठीक है, ये कम करता है, ये कम करता है मेन है कि क्रिएट न्यू कंप्रेस्ड फीचर्स, नए फंक्शन भी बनाता है, फीचर्स भी बनाता है, अगर जैसे लगता है तो वैसे काम करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल कैसे हो सकते हैं इनके सेल्फ ड्राइविंग कार के, कि फीचर सिलेक्शन में वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सिग्नल, और फीचर एक्सट्रैक्शन में वो CNN के जो रॉ डेटा है उनको, रॉ इमेजेस को फीचर्स में कन्वर्ट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट लेंस। तो जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो ये दोनों ही हेल्प कर रहे हैं आपको, बोथ हेल्प इन एक्यूरेट एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमको सिग्नल और लेन पोजीशन भी ज़रूरी है, एज वेल एज क्या है सामने ऑब्जेक्ट वो भी ज़रूरी है। तो हम सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिफाइन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओवर फिटिंग जब हम, जो हमारे डेटा होता है उस वो ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सेट होता है हमारा, उस पर ज़्यादा ट्रेन हो जाता है, राइट, वो उस पर एक्यूरेसी ज़्यादा आती है और इस और टेस्ट सेट पे कम आती है। ठीक है, मैं पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। When machine learning model learns training data too well, including its noise, random variants and irrelevant patterns, तो वो कुछ कर नहीं पाता, वो मतलब इट इज नॉट वर्थ इट। तो अब ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम डेटा बढ़ा दें, हम जो डेटा है उसको बढ़ा दें, या फिर हम पहले ये देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ओवर फिटिंग, को आइडेंटिफाई कैसे करें। मैंने बताया हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी, लो टेस्ट एक्यूरेसी, लार्ज गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस, ऑफ कोर्स मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। ठीक है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए उसके अंदर। वैलिडेशन परफॉर्मेंस डिक्रीजेस ड्यू टू ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई तो वैलिडेशन कम हुई। अब वैलिडेशन अगर कम रहेगी तो अपन हाइपर पैरामीटर ट्यून कैसे कर पाएंगे, अगर वो ट्यून नहीं कर पाएंगे तो मॉडल एक्यूरेट कैसे होगा, चीजें जुड़ जाती है सब। स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस ओवर फिटिंग, लार्ज वेट ऐड कर दो, रेगुलराइजेशन कर दो, L1 L2,
रिज लासो, वो याद आ गया मुझे। क्रॉस वैलिडेशन हमने किया कि के की वैल्यू बढ़ा दो, के फोल्ड बढ़ा दो, मॉडल को सिंप्लीफाई कर दो। ये भी हो सकता है ना कि मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे पैरामीटर्स है कि डेटा के मुकाबले वो लाइक बहुत ऊपर लेवल वाला हो गया, तो वो पूरा डेटा ही पूरा छान मारता है बहुत अच्छे से, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई कर दो। ट्रेनिंग स्टॉप कर दो, आपको लग रहा है कि वैलिडेशन लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। हेल्प मॉडल जनरलाइज बेटर, मोर डेटा डाल दो, डेटा आर्ग्यूमेंटेशन डाल दो, डेटा सेट का साइज इंक्रीज कर दो आर्टिफिशियली, बहुत सारे काम है। अंडर फिटिंग जब मॉडल बहुत ही सिंपल होता है, बहुत बहुत ही सिंपल, मतलब जो हर चीज में पुअर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग में भी और टेस्ट में भी। ठीक, ये रहा। हाई बायस एरर होती है, ठीक है। मॉडल इज टू सिंपल फॉर द टास्क, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस बोथ रिमेन हाई। वही बात की हमने। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो, जैसे हमने उसमें कम की थी इसमें बढ़ा दो, इसमें रेगुलराइजेशन रिड्यूस कर दो, उसमें हमने बढ़ाया था इसमें रिड्यूस कर दो, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा रेगुलराइजेशन उतना सिंपल मॉडल, ठीक है। मोर वेट मोर मीनिंगफुल फीचर ऐड कर दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसी से वो। तो हमें देख सकते हैं डायग्राम, अंडर फिटिंग का कुछ ग्राफ है, वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें जो डेटा सेट अजीब ही दिख रहा है, और ओवर फिटिंग का बस ये ट्रेनिंग है, ये वैलिडेशन है। ये जो हमारे पास है एक सर्कल में, वो हमारे ट्रेनिंग है और ये टेस्ट डेटा है मान लो। तो ऐसा आ रहा है तो कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, अंडर फिटिंग में बहुत सिंपल है, समझ ही नहीं आ रहा उसको। और इसमें सिर्फ उसने सिर्फ जो ट्रेनिंग वाला सेट है उसको कंपेयर करके रखा है, तो ये तो गलत बात है ना। और अप्रोप्रिएट फिटिंग परफेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन, इनके पैरामीटर, कॉस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट फंक्शन सब बताओ वो। ठीक है, तो बताते हैं। लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन ये सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस फंक्शन। तो कुछ ऐसा दिखता है जो क्या करता है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो मेन और लॉजिस्टिक का क्या काम करता है, लॉजिस्टिक का कुछ ऐसा होता है, पर हम पहले लीनियर की बात कर लेते हैं। हम लीनियर को कंपेयर करके हम लॉजिस्टिक सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लाइक लीनियर की बात करते हैं हम, पूरी सिंपल, सिर्फ लीनियर की, लॉजिस्टिक की बात करेंगे नहीं अभी अपन। तो ये लीनियर की हाइपोथेसिस फंक्शन ये है, ठीक है। तो जो लीनियर का फॉर्मूला है हमारे पास, वो जो ये रहा, मीन स्क्वायर एरर। तो हमने लीनियर का फॉर्मूला बना लिया, ये हमारे पास निकला। तो लीनियर हम क्या, हम मेन पर्पस क्या है हमारे लीनियर में, कि हम एक बेस्ट फिट लाइन बनाएं जो कि कुछ ऐसी दिखे। दिस इज एक्चुअली बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। हम एक बेस्ट फिट लाइन बनाएं जो कि कुछ ऐसी दिखे, ठीक है। मतलब जिसमें एरर हो बिल्कुल मिनिमम हो, रेसिडुअल एरर मिनिमम हो। अब रेसिडुअल एरर क्या होता है, जो पॉइंट हमने प्रिडिक्ट किया है, जो पॉइंट हमने प्रिडिक्ट किया है उस पे हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट हमने, हमारी बेस्ट फिट लाइन जो हमने बनाई उसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक्चुअल पॉइंट ये है। उन उनके दोनों के बीच में डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो मिनिमम होता है, जब वो जब हमको बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है, ठीक है। अब वो बेस्ट फिट लाइन कैसे निकालें हम, ऐसे तो कितने ही सारे मतलब हम लाइन बना देंगे। तो बेस्ट फिट लाइन कैसे निकालें, तो वो हम निकालते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से। तो जब हम बनाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन बनता है, उसका एक ग्लोबल मिनिमा आता है, और जो जिस पॉइंट पे आता है ग्लोबल मिनिमा, वो बेस्ट फिट लाइन होती है। और ये ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है। और ऊपर जो गया ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होता है, जिसका मेन काम क्या है, जो क्या है एमएससी, जो आपको बताएगा कि एरर का क्या है, आपका मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं, जो इजी टू ऑप्टिमाइज भी है। अब सेम
हम जो डेटाबेस हम बात कर रहे थे हाइपोथेसिस में, उसमें नॉर्मल जो डेटा सेट होता है ना वो था। और लॉजिस्टिक में जो डेटा सेट है ना वो बाइनरी क्लासिफिकेशन पे आ गया है, अब बात बाइनरी क्लासिफिकेशन पे आ गई है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन कहाँ से आ गया, हम तो नॉर्मल डेटा सेट की बात कर रहे थे। इस टाइप का डेटा जिसमें या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, जैसे कि एग्जाम में कोई फेल हुआ है पास हुआ, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर हम इसका बनाने जाएं या तो जीरो और वन आएगा सिर्फ ग्राफ में, और जब हम बेस्ट फिट लाइन इसकी बनाए तो हम हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम इंस्टेड ऑफ दिस हम यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि होता है एच थीटा एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ई पावर माइनस जेड। ये हो गया। अब जो पैरामीटर होते हैं वो देख लो, इधर लिखा है पैरामीटर थीटा वैल्यूज क्या क्या है लीनियर रिग्रेशन में उसमें। ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लॉग फंक्शन यूज करते हैं। आप देखो हम यहाँ पे हमने लॉग यूज नहीं किया, पर जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना हम लॉग यूज कर रहे हैं, तो हम लॉग यूज क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल हमको ऐसे कि हम एस थीटा एक्स की वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो हम डायरेक्ट डाल क्यों नहीं देते। अगर हम डाल देंगे ना तो हमको एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन देखने को मिलेगा। अगर जो ये एच थीटा एक्स है सिग्मॉइड फंक्शन वाला, अगर हम उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमको एक्चुअली नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन देखने को मिलेगा जिसके बहुत सारे मिनिमा है। लोकल मिनिमा, ग्लोबल नहीं, लोकल मिनिमा। तो अब उसमें पता लगाना बहुत मुश्किल है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो अब क्या करें। तो उसके लिए हमने लॉग फंक्शन यूज किया। लॉग फंक्शन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब हम लॉग कॉस्ट फंक्शन ये वाला बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि अब हमको एक सिंगल ग्लोबल मिनिमा वाला ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। अब वाई लॉग लॉस, बिकॉज वो कॉन्वेक्स शेप गारंटीज करता है और स्टेबल कन्वर्जेंस जैसा कि मैंने बताया। अब हम नॉर्मल देखते हैं लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेसिक। अब इसकी हाइपोथेसिस ये होती है और इसकी हाइपोथेसिस सिग्मॉइड होती है। ठीक है, आउटपुट रेंज इसकी 0 या 1 होती है, क्योंकि हमने कहा बाइनरी क्लासिफिकेशन में बात कर रहे थे हम। 0 और 1, जैसे मतलब पास और फेल, अगर मैं पास फेल का ग्राफ बनाऊं, कि अगर हम एक टेबल बना ले इस साइड की इतने घंटे स्टूडेंट ने पढ़ाई की और इतने घंटे पढ़ाई करने पे वो पास या फेल होता है, तो एक्स एक्सिस पे तो मैं स्टडी डाल दूंगा, वाई एक्सिस में कुछ 0 और 1 बनाना पड़ेगा। 0 और 1 पे आएगा ना तो सिग्मॉइड फंक्शन आता है। ठीक है, और जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है वो ये रहा। और लीनियर डिग्रेशन में ग्रेडियंट, और ये ए है, ये लर्निंग रेट है, जे कॉस्ट फंक्शन है, और बस वही है, यही है फॉर्मूला ग्रेडियंट डिसेंट का, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। कॉस्ट फंक्शन का एमएससी और इसका बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, जो लॉग फंक्शन उसको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, अब डिसीजन बाउंड्री इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें सिग्मॉइड बेस्ड थ्रेशोल्ड होता है, क्योंकि हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम सीधी लाइन यूज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, बिकॉज काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन में कैसा होगा कि एमएससी इज कॉन्वेक्स, ग्रेडियंट डिसेंट मूव स्मूथली टुवर्ड्स ग्लोबल। अगर हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया तो वहां से तो हमको पता चल गया कि ये बनेगा इसका, ये बनेगा बेस्ट फिट लाइन। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बात करें ग्रेडियंट डिसेंट की, तो वो सिमिलरली ही वर्क करता है। वो सिग्मॉइड फंक्शन, जैसे उसमें लाइन बन रही थी वैसे सिग्मॉइड फंक्शन सेम चीज है। ठीक है, अब लॉस लॉग कॉन्वेक्स फंक्शन क्या है, ग्लोबल मिनिमम मिल रहा है, हमेशा ग्लोबल मिनिमम फाइंड करेगा तो वो अच्छा ही रहेगा। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन और ये हमारा लीनियर रिग्रेशन वाला फंक्शन। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है रियल लाइफ वाला, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया स्टडी आवर्स और पास और फेल वाला। ठीक है, तो हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे मैंने कोड लिख के रखा है जुपिटर नोटबुक पे यहाँ पे। और हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। हाँ, बिजी आ रहा है करने। वो शायद अभी रन ना हो क्योंकि मैंने इम्पोर्ट प्रॉब्लम है शायद।
नहीं, अभी रन नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो कोड है इसका वो ये रहा। इम्प्लीमेंटेशन इसका आसानी है। हमने कोई एक्सटर्नल जो है डेटाबेस वो यूज़ नहीं किया, हमने खुद ही बना लिया एक छोटा सा सैलरी और एक्सपीरियंस का। बिकॉज लीनियर में तो हम बना सकते हैं नॉर्मल। मैंने डेटाबेस बनाया, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, वाई एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, ये सब चीज़ें आई। फिर लीनियर रिग्रेशन, ये हमने रन किया। जो मॉडल हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था लीनियर रिग्रेशन, वो हमने रन किया। फिर वाई प्रिडिक्शन वैल्यू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, फिर हमने वाई प्रिडिक्शन वैल्यू डाली, फिर हमने डायरेक्ट टू फंक्शन में डाल दिया। लाइक इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन इसका भी है लॉजिस्टिक का। बस इसमें जो हमको चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे लिख दो, नथिंग। और हम ये डेटाबेस लिख देंगे परचेस्ड 00111 01 में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, सेम प्रोसेस है। और इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ओके, so let's move to another question right now. Where over the PDF here. अब हॉट इनकोडिंग क्या होता है, ये इसकी टेबल है और हमको कहा है हॉट इनकोडिंग करना है। तो होता क्या है, कभी आई डोंट नो क्या होता है। तो हॉट इनकोडिंग होता है वो फीचर इंजीनियरिंग का जो कैटेगोरियल डेटा वाला पार्ट होता है उसमें आता है। और हॉट इनकोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई कैटेगोरिकल वैल्यू है, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बाइनरी जो होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल है, पहली वैल्यू एप्पल है। तो हमने क्या किया इसमें कि यहाँ पे अगर हम बॉक्स बनाएं तो हमने कुछ ऐसा किया है, 1,0,0 फॉर एप्पल। अगर फॉर मैंगो की बात करें तो 0,1 0,1,0। अगर ऑरेंज की बात करें, एप्पल रिपीट नहीं करेंगे हम वापस। अगर ऑरेंज की बात करें तो 0,0,1, समथिंग लाइक दैट। इजी, नॉट नॉट सो हार्ड। अब हम आते हैं के एन एन अनसुपरवाइज लर्निंग में आती है। एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, समझते हैं। तो अब अभी तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेजी लर्निंग बोलते हैं इसको, लेजी लर्निंग बोलते हैं। एल्गोरिदम डिफर जनरलाइजेशन अंटिल द क्वेरी इज मेड, उसके बारे में ही लिखा है के की। मैं आपको मेन चीज बताऊं होता क्या है के एन में हम टोटल जो डेटा वो है आप इंपोर्ट कर दो सारा डेटा। ओके, नाउ अब हमारे पास ऐसा होता है उसमें कि हम के की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं कि let's take an example here that we have a point here, we have point here, here and here। तो जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, हम हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। जैसे कि अगर से कि के नियरेस्ट नेबर है, क्लासिफिकेशन में बात करें अपन कि ये पास है, कि ये पास है, ये फेल है, और ये पास है, और ये फेल है। जस्ट फॉर द एग्जांपल हम के की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो मतलब जो 4 नेबर होंगे इस पॉइंट के, वहां से हम जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे तीनों का, चारों का। के की वैल्यू 4 है, हम चारों का जो डिस्टेंस होगा कैलकुलेट करेंगे। और एक टेबल बना लेंगे, उसके अंदर वो डिस्टेंस डाल देंगे कि दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, 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 दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। चारों का हमने डिस्टेंस निकाल लिया। फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि लेट्स से कि अब ये पांचों ही आ रही है, हमने के की वैल्यू 5 ले ली, मतलब 4 ली है। तो 4 नेबर होंगे, जो इसके 4 नेबर है, अभी यहाँ 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 पास कर देते हैं अपन, एक सेकंड, कितने पास कर देते हैं, हाँ। ये चारों के उसमें से लिया उसने। फिर जब डिस्टेंस कैलकुलेट करा तो पास वाले कौन से 3 है, ये तीनों हैं सबसे पास वाले, मतलब 4 ही है। के की वैल्यू 4 है तो चारों लेंगे अपन। अगर के की वैल्यू 3 होती तो 3 ही लेते। के की वैल्यू 4 ली, सबको कंपेयर करेंगे डिस्टेंस निकाल के
कि यहाँ से लेके यहाँ तक पास हो रहा है, ये पास हो रहा है यहाँ से लेके इतने डिस्टेंस में, ये पास है यहाँ पे, इतने डिस्टेंस पे फेल है, इतने डिस्टेंस पे पास हो रहा है, इतने डिस्टेंस पे पास है। तो क्यू की जब हम डिस्टेंस निकाल के पूरी टेबल बनाएंगे कि एक साइड टेबल पे डिस्टेंस है, एक साइड टेबल पे पास और फेल लिखा है, और P2 Q डिस्टेंस पास है और ये फेल है। तो जब हम बात करें Q इटसेल्फ पॉइंट की, जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पास है, ये वाला फेल है, ये वाला पास है, ये वाला पास है। तो अब K की वैल्यू 4 रखी है हमने। अगर उस पे डिस्टेंस आया, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं, K की वैल्यू 4 है, तो मतलब Q जो ये पॉइंट है ना, ये पास ही होगा, क्योंकि इसकी जो K है उसकी वैल्यू है 4। तो ये 4 नेबर इसने, अब हम डायरेक्ट, बहुत कंफ्यूज कर दिया मैंने, डायरेक्ट ये चीज देखते हैं। ये 4 पॉइंट है और K की वैल्यू मैंने ली 4, 5 पॉइंट है मान लो, एक फेल है, ठीक है, यहाँ पे फेल है। 4 पॉइंट लिए कि सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट है K से, जो नेबर है K के, उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट करो पॉइंट्स का। तो उसमें ये 4 पॉइंट्स आए, इसमें 4 पॉइंट में से 3 पास थे, एक फेल था। तो अगर हमको प्रिडिक्ट करना हो कि जो ये वाला पॉइंट है पास है कि फेल है, तो वो पास होगा। और जैसे कि ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई, जब पास या फेल, जब डेटा 0 या 1 में है। जब रिग्रेशन की बात करेंगे, तो जो डिस्टेंस निकलेगा उसका मीन निकालो, उसका एवरेज निकालो डेटा का, और बस वही वही अपनी वैल्यू होगी। इसमें भी वही लिखा है कि कंप्यूट डिस्टेंस टू ट्रेनिंग पॉइंट्स, यूक्लियर सिलेक्ट के नियरेस्ट नेबल, के की वैल्यू सिलेक्ट करो, वो पॉइंट सिलेक्ट करो जिससे हमने को ट्रेनिंग पॉइंट जिसकी अपने को वैल्यू चाहिए। क्लासिफिकेशन के लिए या तो ट्रू और फॉल्स आता है, या रिग्रेशन अगर आए तो जैसे मैंने बताया कि एवरेज निकाल लो जितना भी डिस्टेंस आया सबका। तो बस यही है, इसमें इतना ही लिखा है। और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया हुआ है, हमको ये वेट निकालना था। तो यहाँ पे हमने इसका के इक्वल्स टू 5 पे हमने इसका मीन निकाला था। जो टॉप सबसे 5 वाली वैल्यू थी, इसके पास वाली, जो 5 नेबर थे इस वैल्यू के, हमने उसके साथ में निकाला। तो थैंक यू, आई विल बी क्लोजिंग द वीडियो।